ये हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं सीए राहुल गुप्ता, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है। उनका हम रुख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि बजट का ऐलान हो गया है, बहुत से लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है। आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताएं कि एक आम इंसान, उसके लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदे का सौदा है, पुरानी है। अगर सपोज किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है या 9 लाख रुपए है, वो कैसे उसको कंक्लूड करे, कैसे कैलकुलेट करे? देखिए, दो टैक्स रिजीम का पहले फर्क समझ लेते हैं कि पुरानी रिजीम में क्या कॉन्सेप्ट है और सरकार ने नई रिजीम निकाली है, उसका क्या पर्पस क्या है। जी। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि पहले इनकम टैक्स के अंदर 3 तरह की कटौती मिलती थी जो पुरानी रिजीम में अवेलेबल है। एक तो है एग्जेम्पशन लेवल, जिसको जो बेसिक एग्जेम्पशन लेवल है, जो इस साल नई रिजीम में 3 लाख कर दिया गया है। उस तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो आपको कुछ कटौती लेने की जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस मिलती थी, मतलब कोई ऐसी आय जिसके ऊपर आपका टैक्स ही नहीं लगता था। एक तो वो नाम की एग्जेम्पशन नाम की चीज होती थी। दूसरी चीज होती थी डिडक्शन, कि यदि आप अपनी आय में से कुछ फला तरह के खर्चे करें तो वो आपकी आय नहीं मानी जाएगी। आप अपनी आय में से वो कम कर लीजिए और उसको नेट जो आय है वही सरकार टैक्सेबल बनाएगी। और तीसरी चीज होती थी रिबेट, मतलब आपका मान लीजिए आपकी 7 लाख रुपए इनकम है और आपका टैक्स निकलता है 5,000 रुपए, तो सरकार उस टैक्स में से भी कटौती दे देती थी। उसे रिबेट कहते थे। तो 5,000 में से मान लीजिए 3,000 रुपए की रिबेट मिल गई, तो 2,000 ही इनकम टैक्स लगा। अब ये 3 तरह की जो कटौतियां होती थी, इसको सरकार ने इस बात का असेसमेंट किया, एनालाइज किया कि एक आम आदमी को बिना बात के इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। सरकार को भी इनकम टैक्स रिटर्न लेके उसका भी हिसाब किताब ब्यौरा अच्छे से समझना पड़ता है। और सरकार जो अपने रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं उनको डिप्लॉय करती है, वो हिसाब लगाते हैं और हिसाब लगा के फिर वापस आपको रिटर्न के बाद उसकी चिट्ठियां भेजते हैं, फिर वो रिफंड होते हैं। इस प्रणाली के अंदर बहुत ज्यादा सरकारी खर्चा और एक आम आदमी का बहुत ज्यादा समय और समझने का एक काम मिल जाता था। तो सरकार ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक आम आदमी आराम से समझ सके कि यदि मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मुझे पहले वाले 3 लाख तक कुछ नहीं देना, 3 से 6 में 5% देना है, मतलब 1,500 रुपए देना है। 6 से 9 के अंदर 30,000 रुपए, 15,000 और 30,000 45,000 देना है। इस तरह से आराम से कैलकुलेट कर सकता है, जो चीज पहले ऐसी आसान नहीं थी। पहले आपको एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट का हिसाब लगाना पड़ता था। तो सरकार ये चाह रही है कि जो आप टैक्स देते थे कटौतियां लेने के बाद, आपका टैक्स अंदाजन अमूमन उतना ही रहे और आप नई रिजीम में शिफ्ट कर जाएं, जिससे कि आपको रिटर्न भरने के बाद सरकार को भी हिसाब ज्यादा ना लगाना पड़े, आपको भी हिसाब ना ज्यादा लगाना पड़े। एक सेक्शन है, सेक्शन 154 इनकम टैक्स एक्ट। तो यदि आपके हिसाब में कुछ फर्क आ जाता था तो आम आदमी का स्क्रूटनी में असेसमेंट नहीं होता था, वो अपनी रेक्टिफिकेशन की चिट्ठी देता था। फिर वो आज की तारीख में जो सरकार का बैंगलोर में प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां रिटर्न दोबारा प्रोसेस होती थी। तो सरकार ने यही हिसाब लगाया, आम आदमी का समय, सरकारी खर्चा, ये तीनों चीज इनकम टैक्स जो सैलरीड क्लास है और एक कोई भी अगर व्यवसायी भी है जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न रन कर रहा है, उस पर सरकार का और आम खर्चा बच जाए। और नई रिजीम में विदाउट एनी डिडक्शन, एग्जेम्पशन और रिबेट, तीनों के बिना आप बेसिक स्लैब्स के हिसाब से अपना टैक्स लगा सकें। राहुल जी, फिर मैं उसी मूल सवाल पर आऊंगी कि आपने बताया कि ये प्रोसेस जो है काफी लेंदी हो रहा था, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता था, लेकिन एक आम इंसान जो कि टैक्स पेयर है, वो अब क्योंकि नई कर प्रणाली प्रपोज जो आ गई है, वो किस इनकम ग्रुप के लिए फायदे का सौदा है, कैसे लोग चुनाव करें? फिर से मैं उसी को आपको चाहूंगी कि और थोड़ा दर्शकों के हिसाब से आप समझाएं। जिनका अब सरकार ने क्योंकि इंसेंटिवाइज कर दिया है, तो 7 लाख रुपए तक तो जिसकी आय है उसको तो नई प्रणाली में जाने में कोई सोचने की ही जरूरत नहीं है। तो वो तो बिना कुछ सोचे समझे जा सकता है नई प्रणाली के अंदर। और फिर जो अगले स्लैब्स की बात आती है, मान लीजिए अगर किसी की 7 से 9 में है, तो 7 से 9 वाले के अंदर भी सीधा फ्लैट रेट टैक्स जो डिफरेंशियल के ऊपर आएगा 10% के आसपास, तो अंदाजन आप 2 लाख रुपए के ऊपर 10% लगाएं तो उसका केवल 20,000 रुपए टैक्स पड़ना है और उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो पिछली प्रणाली है और इसली प्रणाली में, नए वाली प्रणाली में 6 से 9 लाख वाले को 15,000 रुपए बचने हैं। फिर अगला जो स्लैब है 9 से 12 वाला, यदि वो स्विच करेगा पिछली प्रणाली से नई प्रणाली में, तो उसके 25,000 रुपए बचने हैं। और इस तरीके से जो 12.5 से 15 है उसमें उसको कोई खास फर्क
देयर इज नो डिफरेंस एज सच, परंतु 10 से 12.5 में फर्क है। उसके में 37,500 बचते हैं और 15 के ऊपर तो खैर 30% का फ्लैट स्लैब है, तो उसमें पिछले वाले स्लैब वाली 37,500 वही रह जाती है। परंतु मैक्रो बात यह है कि सरकार स्विच ओवर प्रमोट करना चाहती है। सरकार चाहती है आम आदमी एक बेसिक हिसाब से, अगर किसी की 20 लाख आय है तो बेसिक अपने हिसाब से निकाल सकता है कि 15 लाख तक का तो स्लैब वाइज टैक्स हो ही गया, अगले 5 लाख का 15 से 20 का उसको मालूम है मुझे 30% टैक्स देना है, तो 1.5 लाख रुपए देना है, तो आराम से हिसाब लगा के आराम से अंदाजा रहता है, सेविंग्स का अंदाजा रहता है। एक बात जरूर सामने आई है, पिछली प्रणाली में सेविंग्स के सरकार ने बहुत सारे डिडक्शंस प्रपोज कर रखे थे, उससे आम आदमी अपनी एनएसएस के अंदर और जो भी सरकारी सेविंग्स की जो डिडक्शंस अवेलेबल थी, या सरकार कोई भी नई चीज लाती थी जैसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स लाई, तो उसके अंदर लोग अपनी आय को इन्वेस्ट कर देते थे, थोड़ा इन्वेस्टेड रहता था। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर सिस्टम। राहुल जी, इस डिबेट में हम कुलदीप कुमार जो कि टैक्स एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि नई कर व्यवस्था लोगों के लिए फायदेमंद है। कोई कैलकुलेट कैसे करे कि उसकी जो इनकम है उसके मुताबिक उसे किसे चुनना चाहिए। आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी राहुल भी बात कर रहे थे, सरकार एक तरह से कह रही है कि आम जनता को निवेश की एक छूट हो जाएगी, क्योंकि 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके पास जो बचत में उसे पैसा निवेश करना पड़ता था अपना टैक्स बचाने के लिए, वो एक अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार उसका यूज कर सकता है। पुरानी कर व्यवस्था में क्योंकि टैक्स बचाने के लिए बहुत सी योजनाओं में उसको निवेश करना पड़ता था, इसको आप किस तरीके से बताएंगे? देखिए, सरकार की बड़ी कोशिश थी कि कैसे एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में लोगों को शिफ्ट किया जाए, और इस तरफ से बहुत अच्छी ये मूव है। तो आपको, अगर आप सिंपल इस टैक्स व्यवस्था में जाते हैं तो आपको आप ये व्यवस्था 2020 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करी थी। तो जब करी थी तो इसके इतने ज्यादा लोगों ने इसको नहीं इसको यूज किया, क्योंकि जो उनको डिडक्शन एग्जम्पशन में जो छोड़ रहे थे तो उसका नुकसान ज्यादा होता था उनको, क्योंकि अब उन्होंने इस स्कीम को और अट्रैक्टिव कर दिया, जैसे कि जो उसकी जो टैक्स स्लैब है उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया, और उसकी वजह से और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ कर दिया, तो ये स्कीम बड़ी अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन इसका फायदा उनको मिलेगा जिनकी जो डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहते। लेकिन आप एक चीज और याद रखिए कि कोई भी जो नौकरी पेशा एम्प्लॉय होता है, तो वो अगर वो अपने मकान का किराया देता है तो उसके लिए उसको हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, उसको एलटीए की एग्जम्पशन मिलती है, और जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है वो भी ऑटोमेटिकली एटीसी में हो जाता है, और जो बच्चों की ट्यूशन फी देता है उसका भी उसको लाभ मिल जाता है। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप एकदम से अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं करते, तो आप आंख बंद करके इस नई व्यवस्था में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, आप किराया पे करते हैं, तो आपको ये अवश्य देखना चाहिए कि मेरे लिए ओल्ड रजीम अच्छा है या पुराने वाला रजीम अच्छा है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए किसी की जो सैलरी है आज की तारीख में 15 लाख रुपए है जी, और वो जो चैप्टर 6A की एटीसी की डिडक्शन भी अवेल करते हैं 1,50,000, या मेडिकल क्लेम भी क्लेम करते हैं 75,000, 75,000, 50,000 की उनको पेंशन की जो एनपीएस की डिडक्शन भी लेते हैं, और 10,000 सेविंग इंटरेस्ट की भी जो डिडक्शन लेते हैं, तो टोटल डिडक्शन हो जाती है 3,35,000 की। तो 15 लाख की आय पर जो 3,35,000 की जो आज की डेट में जो एग्जम्पशन वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जी, तो उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है करीब करीब 1,68,480। और अगर वो नए टैक्स प्रणाली में चले जाएंगे जिसमें उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगी, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 1,45,600, यानी इनको 22,800 का फायदा है जी। और ये और इसके अलावा अगर आप 5 करोड़ से ऊपर वालों की मैं बात बाद में करूंगा। अब मैं इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से लेता हूं। अब हमारे इसी वाले एग्जांपल में हमने ये लिया कि उनकी जो डिडक्शन थी उनकी 3,35,000 थी, जिसमें कि एचआरए की डिडक्शन वगैरह नहीं थी। अब इसी में अगर एचआरए की डिडक्शन जोड़ लें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 15 लाख की इनकम पे 2,40,000 की मान लीजिए कि वो एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, जिसका समझ लीजिए मोटा मोटा 25 से 30,000 का कोई रेंट पे करता है इस सैलरी पे। तो उस अवस्था में नए टैक्स रजीम में जो लायबिलिटी 1,45,600 ही रहेगी,
लेकिन पुराने वाली व्यवस्था में जो लाइबिलिटी है वो 1,01,000 हो जाती है, तो उसमें उसको 44,200 रुपए का नुकसान हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हाउसिंग इंटरेस्ट लोन की या एचआरए की एग्जम्पशन ले रहे हैं, हाँ। उनको बड़े ध्यान से अपना कंपेयर करना चाहिए कि हमें नई व्यवस्था में जाकर लाभ होगा या हमें पुरानी व्यवस्था में रहना चाहिए। जी, जिनकी डिडक्शन ज्यादा होगी उनको एक चीज और आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर कोई इनकम टैक्स पे जो करता है, एक बार कोई उसने स्लैब अपना चुन लिया, तो क्या वापस वो पुराना चुन सकता है? इसके लिए कोई नियम, कायदे, कानून होंगे? जाहिर सी बात है उसके लिए इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो नौकरी पेशा एम्प्लॉय हैं वो साल में कभी भी अपना नई रिटर्न फाइल करने से पहले वो अपना कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आज नई व्यवस्था चुनी है, नई व्यवस्था में तो वो डिफॉल्ट होंगे ही, तो वो पुरानी व्यवस्था में जा सकते हैं और अगले वर्ष वो वापस पुरानी या नई में जो भी करना चाहे हर साल उनको ये चॉइस रहेगी। और कोई अगर व्यापार करता है, कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई व्यापार करता है तो उनके पास उनको भी नए सिस्टम में वो डिफॉल्ट चला जाएगा और वो उसके बाद वो चूज कर सकता है कि वो उससे पुरानी वाली व्यवस्था में अगले साल के लिए चला जाए और उसके बाद उसे जीवन में एक बार मौका मिलेगा नई व्यवस्था में वापस लौटने के लिए। तो उसके पास जो चॉइस है वो एक बार की है, जो कि पहले भी इसमें जो व्यवस्था ऐसे ही थी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी जी। राहुल जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। राहुल जी, सरकार को जो अब ये नई व्यवस्था लेके आई है, उससे सरकार को क्या कुछ नफा नुकसान होगा अगर लोग नए स्लैब की तरफ जाते हैं? उसके बारे में भी बताएं जरा। देखिए, सरकार को जैसे कुलदीप जी ने बताया कि यदि वो एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर रहा था तो सरकार का नेट टैक्स उस तरह की सिचुएशंस में बढ़ जाएगा। और सरकार की ना ओवरऑल जो इनकम टैक्स एक्ट की मंशा है वो यही है कि जितनी आपकी आय है उस पर आप टैक्स दे दें और जो खर्चा है वो आप टैक्स काट के जो आपके हाथ में आए उसका खर्चा करें। सरकार के लिए प्रोसेसिंग बहुत ईज हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग के अंदर सरकार की एचआर कॉस्ट काफी बड़ी आती थी, जो कलेक्शन थी डायरेक्ट टैक्सेस की, उसमें कॉस्ट इज अ हैवी कंपोनेंट। तो मुझे लगता है कि अगर ये डिडक्शन फ्री, एग्जेम्पशन फ्री प्रोसेसिंग रखेंगे, जो कि सरकार अभी आज की तारीख में कोशिश कर रही है, तो उसके सरकार की कलेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। और जैसे कुलदीप जी ने बताया, कुछ डिडक्शंस का जो सरकार को कम टैक्स आता था डिडक्शंस क्लेम करने के ऊपर, अब सरकार डिडक्शंस को रोल बैक नहीं करना चाहती थी, तो सरकार ने एक ओवरऑल रिवैम्प कर दी स्कीम और एक नई स्कीम सामने रख दी, जिससे कि लोग डिडक्शंस के उसमें दायरे में ना रहकर, उसके समझ समझी में ना लगकर सीधा नई स्कीम में आ जाए। बट मेरा मानना है एवरेज टैक्स रेट नीचे, यदि सरकार टैक्स रेट नीचे लाए तो शायद अपने आप ही लोग, मतलब उसको इतना थिन मार्जिन ना रखें। जैसे आज की तारीख में थिन मार्जिन है, कुछ केसेस में फायदा है, कुछ केस में नुकसान है। अगर आउटराइट फायदे वाली बात हो सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि जो सरकार की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें सैलरीड क्लास के नंबर बहुत बड़े हैं, बट वैल्यू ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। तो उस हिसाब से अगर स्लैब रेट्स के अंदर एवरेज टैक्स रेट ही कम कर दें और डिडक्शन एग्जेम्पशन को छोड़ने में फिर लोगों की अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाएगी। वो अट्रैक्शन धीरे धीरे करके सरकार रोल कर रही है। जैसे इस साल 7 लाख तक के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नए आप रिजीम में जाएंगे तो तब 7 लाख तक आपको जीरो टैक्स में रखेंगे। तो वो उसकी जगह टैक्स स्लैब्स को ऊपर नीचे करने की बजाय एक टैक्स रेट ही कम हो जाए तो अपने आप सैलरी क्लास को महसूस होगा कि भाई ये तो देखिए परसेंटेज ही कम हो गई है, तो मैं नए में ही चला जाऊं। आउटराइट वैल्यू के अंदर आउटराइट स्लैब की गुंजल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो जी, मुझे लगता है उसमें जी दोनों का कुलदीप जी फायदा। बताएं। प्लीज कुलदीप। देखिए, एक जो मैंने बात कवर नहीं करी कि इस बार सरकार ने जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम थी, उनका जो सरचार्ज है 37% से 25% तक कम कर दिया गया। तो जो उनका जो टैक्स रेट है वो करीब 3.74% से कम हो गया है। तो इस नई व्यवस्था में जाने से उनको सबसे ज्यादा लाभ है। तो आज सरकार ने इतनी टेक्नोलॉजी से वो यूज करते हैं, उनको सब पता है कि कहाँ पे उनको कितना नफा है, कितना नुकसान है। और आपको अगर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये बात बताई कि इन सब फायदा, इन छूटों को देने के बाद उनको जो नुकसान है वो 35,000 करोड़ का ही है। और इसमें से भी जो मेजोरिटी जो नुकसान सरकार को हो रहा होगा वो जो हायर टैक्स ब्रैकेट में जो 3% का टैक्स कम हुआ है उसकी वजह से होगा। तो जो 7 लाख से कम वाले आए हैं उनको बिल्कुल छूट मिल गई, क्योंकि वो बड़ा कम कर पे करते हैं। तो एक तरह से कुलदीप जी इसी पॉइंट को मैं और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि 7 लाख तक पे छूट है
तो बहुत अभी तक ये होता था कि भाई आपको अपना निवेश करना पड़ता था, इंश्योरेंस में होता था या बचत योजनाओं में करना होता था अपना टैक्स सेव करने के लिए। अब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि अपने मुताबिक जो है उसको खर्च कर पाए। तो एक जाते जाते अगर आप दर्शकों को ये सलाह दे पाए जिनकी 7 लाख तक की या इस ब्रैकेट में इनकम आती है कि उनको अब अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, हालांकि जो मार्केट और इस तरीके के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे राय दे पाते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि ये नौकरी पेशा वाले जितने भी हैं उनका ये एक रुझान होता है कि जो आखिरी वाला क्वार्टर होता है तो वो अपनी सारी टैक्स सेविंग करते हैं, इन चीजों में पैसा लगाते हैं ताकि वो टैक्स को बचत कर सकें। हाँ। तो ये इंसेंटिव उनके लिए खत्म हो गया। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने उतना पैसा उनकी जेब में डाल दिया है जितना वो टैक्स बचाते, उतना टैक्स तो उनको पहले ही दे दिया। तो उनको अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना चाहिए और उनको अपने इंश्योरेंस, अपने जो बाकी की जो उनकी अपनी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है, जो अपना कितना रिस्क कवर करना है, उसमें टैक्स को निर्णय को उनको बीच में नहीं लेके आना चाहिए। यानी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स की वजह से ही नहीं करनी चाहिए, उनको दूसरी वजह से भी अपने निवेश करने चाहिए। और देखिए, ये बड़ी जरूरी चीज है क्योंकि ये बड़ा बिहेवियरल है। आजकल की जो यंगर पॉपुलेशन है, जो यंगर एम्प्लॉई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा हाथ में देखना चाहते हैं। और आप देखिए कि इंडिया में अब आने वाले 10 सालों में हमारी सब यंग पॉपुलेशन रहेगी, इन लोगों को सेविंग कराना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार इतना टैक्स कलेक्ट कर रही है तो उनको कोई ऐसी पेंशन की स्कीम लाए ताकि इन लोगों को लिए कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो। कहीं ऐसा ना हो कि 30 साल के बाद हमारे यहाँ पे इतने ये यंग लोग जब रिटायर होंगे या जब उनको पैसे की जरूरत होगी, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी की जैसी चीज कोई नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग अपना पैसा बचाने में बिल्कुल विश्वास नहीं तो यहाँ पर आपने सरकार को भी एक राय दे दी और जनता भी अब आपकी इस चर्चा को सुन के काफी कुछ तक समझ पाई होगी, बेसिक चीजें जरूर समझ गई होगी। लेकिन इतनी भी राय जरूर रहेगी कि अगर आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सीए है, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें और उसके बाद नई या पुरानी कर व्यवस्था जो आपके लिए फायदेमंद आपको लगे उसका चुनाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।